जरा सोचिए, आप ओशन के बीचों बीच अपने क्रूज शिप में बैठकर अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन के लिए निकले हैं। मौसम बिल्कुल साफ है, वेदर रिपोर्ट्स में ऐसी कोई भी चेतावनी नहीं है जिस वजह से ट्रिप को कैंसिल या डिले करना पड़े। फिर जब आप बीच ओशन में चैन की नींद सो रहे होते हो तो शांत समंदर से एक 100 फीट ऊंचा वेव अचानक से समंदर के बीचों बीच से उठता है और ये कोई सुनामी वेव नहीं है, इसे कहते हैं मॉन्स्टर वेव्स। हर 10,000 सालों में सिर्फ एक बार ऐसे 30 मीटर ऊंचे वेव्स समुद्र में देखे जाते हैं। ये वेव्स बिल्कुल शांत समुद्र में अचानक से अपीयर होते हैं। हजारों सालों से सेलर्स ऐसे मैसिव वेव्स के बारे में स्टोरीज बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। ओशियनोग्राफर्स के मुताबिक इतने बड़े वेव्स का अचानक से आना ये बस एक कहानी है जो समुद्रों की बाकी कहानियों की तरह सेलर्स समय समय पर बताते रहते हैं। लेकिन जैसे इंसान हमेशा से नेचर की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हुए आया है, ठीक इसी तरह इस बार भी उसने ऐसा ही किया। 1 जनवरी 1995 नॉर्थ सी, यहाँ एक ऑयल प्लेटफॉर्म था, ड्रॉपनर प्लेटफॉर्म। नॉर्थ सी दुनिया के सबसे वायलेंट ओशंस में से एक माना जाता है। यहाँ स्टॉर्म्स काफी कॉमन है और उस दिन भी एक बड़ा स्टॉर्म चल रहा था। लेकिन प्लेटफॉर्म के वर्कर्स ने सोचा कि ये एक और नॉर्मल स्टॉर्म जैसा ही है, जैसा वो पहले भी हजारों बार देख चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट लेजर इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे जो हर वेव की हाइट को मेजर कर रहे थे और बाहर मौजूद था एक सीसीटीवी कैमरा जो ऊंची ऊंची लहरों के फुटेजेस को रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर शाम के लगभग 3 बजे के आसपास एक 25.6 मीटर यानी लगभग 84 फीट ऊंची वेव सीधा प्लेटफॉर्म से टकरा जाती है। ये वेव्स बाकी स्टॉर्म वेव्स से 3 गुना ज्यादा ऊंची थी, जिसने लगभग इस ऑयल रिग को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहली बार हिस्ट्री में एक रोग वेव को एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स ने मेजर किया था और इसी एक इंसिडेंट ने पूरा इक्वेशन बदल दिया। जो वेव साइंटिस्ट के हिसाब से इम्पॉसिबल थी, वो रियलिटी में समुद्र के बीच एग्जिस्ट करती थी। मॉन्स्टर वेव्स के एग्जिस्टेंस का पहला असली सबूत मिलते ही पूरी साइंटिफिक दुनिया हिल जाती है। ड्रॉपनर वेव ने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया जहां साइंटिस्ट को दोबारा उन्हीं क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा जो पहले ऑलरेडी सॉल्व समझे जा रहे थे। और फिर एक नई ओशियनिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अगर ये रॉक वेव सच में एग्जिस्ट करती है तो हो सकता है कि हजारों मिस्टीरियस शिपरेक्स के पीछे की वजह ये मॉन्स्टर वेव्स ही हो, जिन्हें हम अब तक सिर्फ ह्यूमन एरर समझकर इग्नोर करते आए थे। मैरीटाइम ट्रेड में हजारों करोड़ों डॉलर्स दांव पर लगे हुए थे और जब बात पैसों और इंसानों की सेफ्टी की हो तो साइंस को और कॉशियस बनना पड़ता है। 1995 के बाद साइंटिस्ट के पास एक बड़ा सवाल था, सबसे ज्यादा शिप एक्सीडेंट्स हमेशा एक ही रीजन में क्यों होते हैं? इन्वेस्टिगेशन ने एक स्पेसिफिक जगह को पॉइंट किया, साउथ अफ्रीका का डेंजरस कोस्ट। सिर्फ 10 साल के अंदर इस पूरे रीजन में करीब 20 कार्गो शिप्स समंदर में डूब गई थी। और जब उन एक्सीडेंट पैटर्न्स को क्लोजली स्टडी किया गया तो एक शॉकिंग रियलिटी सामने आई। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में एक गर्म ओशन करंट फ्लो करता है, ऑगलस करंट। ये करंट अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के पास से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ घूमता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये गर्म पानी समंदर में साउथ पोल से आने वाली ठंडी और तेज अंटार्कटिक विंड्स के अगेंस्ट चलती है। रिजल्ट एक ऐसा परफेक्ट रेसिपी जहां हवा और करंट के टकराव से समंदर की वेव्स एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती है और इसी वजह से इसी कंडीशन में रोग वेव्स सबसे ज्यादा फॉर्म होती है। इस स्टडी के बाद साइंटिस्ट्स अब श्योर थे कि हमें इन मॉन्स्टरस वेव्स से बचने के लिए बस समंदर के इन हिस्सों से दूर रहना होगा। लेकिन बहुत ही जल्द एक और राज से पर्दा उठने वाला था। फरवरी 2001 कैलेडोनियन स्टार नाम का एक क्रूज शिप करीब 100 टूरिस्ट्स के साथ अंटार्कटिक एक्सपेडिशन पर निकला था। ये शिप एक आइस स्ट्रेंथेंड वेसल था। इसे स्पेशली डिजाइन किया गया था ताकि वो बर्फ को तोड़ के सबसे टफ समुद्री रास्तों को
को पार करते हुए आगे बढ़ सके। लेकिन इसके साथ आगे जो होने वाला था उसके लिए ना ये शिप केपेबल था, ना ही अंदर मौजूद क्रू। ठीक 1 महीने एक्सपीडिशन के बाद 2 मार्च 2001 को जब ये शिप अपनी रिटर्न जर्नी पर थी तो क्रू को एक स्टॉर्म की वार्निंग मिली, लेकिन इसमें अनयूजुअल ऐसा कुछ भी नहीं था, तो जर्नी को रोका नहीं गया। शाम के लगभग 5:30 बजे शिप के डेक पर बने ब्रिज में मौजूद फर्स्ट ऑफिसर इंचार्ज को होराइजन पर कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लगभग 10 मंजिला ऊंचा पानी की एक दीवार सीधा शिप की तरफ आ रही थी। जैसे जैसे वेव सामने आती जा रही थी, समंदर नीचे गिरता जा रहा था, जैसे कि पूरा ओशन खाली हो रहा हो। डेक में मौजूद ऑफिसर को इस वेव की चोटी भी दिखाई नहीं दे रही थी। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि वेव ने शिप की खिड़कियां तोड़ दी और पानी अंदर घुस गया। शिप के सारे नेविगेशंस और कम्युनिकेशंस तुरंत बर्बाद हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले जो टूरिस्ट खूबसूरत नजारे एंजॉय कर रहे थे वो 1 सेकंड में सदमे में आ चुके थे। अगर कैलेडोनियन स्टार थोड़ा भी वीक होता तो शायद वो सरवाइव ही नहीं कर पाता, लेकिन खुशकिस्मती से शिप बच जाता है, जिसके बाद अर्जेंटीनियन नेवी उन्हें वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। अब एक बात तो क्रिस्टल क्लियर थी, रोग वेव्स कहीं भी और कभी भी आ सकती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये इंसिडेंट हुआ था ड्रेक पैसेज में, जो साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच का समंदर है। और पिछले साइंटिफिक मॉडल्स के हिसाब से यहाँ ऐसी वेव्स कभी भी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पहले तो लगा कि इस जगह ऐसे जाइगेंटिक वेव्स का बनना बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। इस पहले इंसिडेंट के बस कुछ ही दिन बाद उसी रीजन में एक और शिप पर एक वैसा ही 30 मीटर ऊंची पानी की वॉल टकराती है और इस बार इम्पैक्ट और भी खतरनाक होता है। इस सेकंड इंसिडेंट ने सबको शॉक कर दिया और अब ये कहना काफी मुश्किल था कि रोग वेव्स सिर्फ कोइंसिडेंस से बनती है। सिर्फ कुछ ही दिनों के गैप में 2 मॉन्स्टर वेव्स, और वो भी एक ऐसे समुद्र के हिस्से में जहां उन्हें होने की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। कुछ तो ऐसा था जो साइंटिस्ट और ओशनोग्राफर्स क्लियरली मिस कर रहे थे। इसी वजह से साल 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मैक्सवेव प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के लिए एक हाईटेक सैटेलाइट ने सिर्फ 3 हफ्तों में ओशन सरफेस की 30,000 इमेज कैप्चर करी, जिसे साइंटिस्ट ने बाद में वर्ल्ड ओशन के वेव्स को मैप करनी शुरू की। और जब रिजल्ट सामने आए तो इस पूरे प्रोजेक्ट ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने ओशनोग्राफी के पूरे मॉडल को ही चेंज कर दिया। सिर्फ 21 दिन में साइंटिस्ट ने 10 ऐसे रोग वेव्स रिकॉर्ड किया जो 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। जहां अब तक साइंस को लगता था कि ऐसे वेव्स हर 10,000 साल में एक बार बनती हैं, वही सैटेलाइट्स डेटा कह रहा था कि ऐसे वेव्स तो कुछ ही हफ्तों में मल्टीपल टाइम्स समुद्र में कहीं पर भी बन सकती है। अब ये बिल्कुल साफ था कि 30 मीटर से भी ऊंची रोग वेव्स बिना किसी वार्निंग के अचानक से कहीं पर भी बन सकती है और हम उसे अर्ली डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होने वाली थी वो उन हजारों कंटेनर शिप्स को होने वाली थी जो इन खतरनाक ओशन पर 24 घंटे 7 दिन मौजूद होते हैं। अब सोचिए, बीच समंदर में अचानक से किसी शिप के ऊपर जब ये 30 मीटर ऊंची वॉल आके डायरेक्ट हिट करती होगी तो शिप की क्या हालत होती होगी। एक आम 3 मीटर वेव अगर एक शिप को हिट करे तो 1.5 टन पर स्क्वायर मीटर तक फोर्स जनरेट कर सकती है। वैसे ही एक 12 मीटर की स्टॉर्म वेव्स जो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है वो शिप पर लगभग 6 टन फोर्स डालती है। लेकिन जब एक 30 मीटर की मॉन्स्टर वेव शिप से टकराती है तो वो 100 टन पर स्क्वायर मीटर के फोर्स के साथ हिट करती है। जितने भी मैसिव क्रूज शिप्स आज के टाइम मौजूद है उन्हें बनाते वक्त कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो 15 टन पर स्क्वायर मीटर तक के फोर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या होगा जब खुले समंदर में हजारों लोगों के साथ मौजूद एक क्रूज शिप पर एक रोग वेव हिट करे। साइंटिस्ट बार बार एक सिंपल सवाल पे आके अटक जाते थे। अगर ना तो मौसम, ना भूकंप और ना ही लोकल करंट्स इन मॉन्स्टर वेव्स का रीजन है तो फिर बीच समंदर में ये 30 से 40 मीटर ऊंची वॉल ऑफ वाटर बनती कैसे है। इस पजल का एक सरप्राइजिंग आंसर मिला क्वांटम इक्वेशन में। इटली के ट्यूरिन यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन अल ऑसबॉर्न 30 साल तक
एक ही चीज स्टडी करते रहे, श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये वही इक्वेशन है जो यूजुअली एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स को डिस्क्राइब करती है। लेकिन ऑसबॉर्न का कहना था कि समुद्र की वेव्स भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती है जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स। जैसे छोटे छोटे साउंड वेव्स मिलके एक जबरदस्त इको बना देती है, वैसे ही समुद्र की हजारों वेव्स एक ही पॉइंट पर मिलके एक सुपर वेव क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये वीडियो देखिए, यहाँ एक ऐसा ही पुल बनाया गया है और समुद्री लहरों की तरह सारे वैसे ही कंडीशंस रखे गए हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे वेव्स जब एक ही पॉइंट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो सडनली पानी कैसे एक जायंट वेव का फॉर्म ले लेती है। कुछ ऐसा ही समंदर के अंदर भी देखा जाता है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को विजिट करके ये वीडियो पूरा देख सकते हो। भले ही इस फैसिलिटी में कैलकुलेशन के जरिए ऐसे वेव्स सक्सेसफुली क्रिएट हुए, लेकिन समंदर में ऐसे कंडीशंस को बनने में कई सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। एक फास्ट करंट जो वेव्स के ऑपोजिट चले, दो या ज्यादा वेव सिस्टम्स जो परफेक्ट तरीके से ओवरलैप करें, विंड एनर्जी जो उन्हें और बना बनाए, और सब कुछ एक एग्जैक्ट मोमेंट पे मैच हो, तभी जाकर एक रोक वेव पैदा होती है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है, इसी वजह से इनका स्टडी अभी भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। साइंटिस्ट के लिए ये क्लियर हो गया है कि इन वेव्स के लिए मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ अलाइन होने जरूरी होते हैं। लेकिन इनका एक और ट्रेट है, ये अनस्टेबल होते हैं, बनते ही जल्दी कोलैप्स हो जाती है, इसीलिए कभी ये कोस्टलाइन तक नहीं पहुंचती। और इसी वजह से पुराने सेलर्स के जर्नल्स में लिखा मिलता है कि ये वेव्स एकदम से समंदर के ऊपर उठती है और फिर गायब हो जाती है। रोग वेव्स एक सिंपल फैक्ट रिमाइंड करती है, कभी कभी कहानियों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है रियलिटी, और समंदर हमेशा से हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मिस्टीरियस प्लेग्राउंड रहा है। सोचने वाली बात यह है कि अगर रोग वेव्स जैसे मॉन्स्टर फिनोमेना समंदर में छुपकर इंसानों से इतने सालों तक बचते रहे हैं, तो और क्या कुछ समंदर के अंदर छुपा बैठा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।